लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी भाई की विदाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये कहानी आचार्य जी ने 1933 ईस्वी में लिखी थी। क्रांतिकारी दस्यु जीवन पर आधारित इस कहानी में कर्तव्य निष्ठा और पवित्र प्रेम का सुंदर निर्वाह हुआ है। पढ़ते पढ़ते व्यक्ति भावना विभोर हो उठता है। दारोगा जी नए डाल के टूटे थाने में आए थे। अधिकार की पुरानी बू दिमाग में थी, अफसरी की धौंस भी थी। ईश्वर की दया से मोटे ताजे गोरे चिट्टे खासे गबरू जवान थे। डींग हाँकना उनकी आदत थी। ठाकुर बताते थे पता नहीं कुर्मी थे कि काछी। थाने में आते ही उन्होंने सिपाहियों पर रौब गांठना शुरू कर दिया। सिपाही भी एक से एक बढ़कर चंट, सैकड़ों थानेदारों की आंखें देखे हुए। भला इन्हें क्या गिनते। जो नए थे जी हुजूर कहकर बुरी भली सब पी जाते थे। जो पुराने थे वे मुंह पर तो कुछ न कहते, पर पीठ पीछे कल का लौंडा कहा करते। सिपाही और जमादार, हेड और मुहर्रिर सब पुरानी खरात के आदमियों ने मिलकर मिसकूट कर रखी थी कि किसी मौके पर बच्चू जी को वो चरका दिया जाए कि जिसका नाम। दारोगा जी डाकुओं को पकड़ने के लिए बड़े उत्सुक दीख पड़ते थे। अभी तक अच्छी मुहिम से उनका वास्ता न पड़ा था। उन्हें अपनी निशानेबाजी पर नाज था। कहा करते थे कि उड़ती चिड़िया को पट से गिरा दो। सिपाही उन्हें खूब बनाते, तारीफ के पुल बांध देते। थानेदार फूल कर कुप्पा हो जाते। वे अक्सर डाकुओं को पकड़ने में फेल होने वाले थानेदारों को जुलाहा कहा करते थे। उनका कहना था कि वो थानेदार ही क्या जो डाकुओं को गिरफ्तार न करे। क्रांतिकारी डाकों का जोर था। इन लोगों के आतंक से कस्बों और गांवों में घबराहट फैली हुई थी। आए दिन एक न एक वारदात नजर पड़ जाती थी। दो एक पुलिस वाले गोली से उड़ा दिए गए थे, इसलिए वे ऐसे मौके पर भिड़ जाने से कतराते थे। पर कार सरकार बड़ा बेढब है, अछताते पछताते जाना ही पड़ता। परंतु प्रायः सदैव उन्हें निराश लौटना पड़ता था। ये पढ़े लिखे जवां मर्द नवयुवक डाकू मानो जादू के जोर से सफलतापूर्वक डाके मार ले जाते थे, मानो उन्होंने सरकार के अमन अमान को चुनौती दे रखी थी। सर्दी के दिन थे और बारिश हो चुकी थी। अभी भी आकाश पर बदली थी। ठंडी हवा तीर की भांति चल रही थी। दारोगा जी अंगीठी सामने रखे हुए कुर्सियों पर पैर फैलाए सटक मुंह में दाबे फकाफक धुआं फेंक रहे थे। एक आदमी धीरे से आकर सामने खड़ा हो गया। ये दुबला पतला पीले रंग का आदमी था। इसकी आंखें गड्ढे में घुसी थीं। बदन पर साधारण धोती और कुर्ता था। सिर पर एक मैली पाग थी। उसे देखते ही हेड मुंशी ने अपने रजिस्टर से नजर उठाकर देखा और कहा, अरे तुम हो लाला, आज इधर कैसे भूल पड़े। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोला, दीवान जी मेरी शामत आई दिखती है, मेरी इज्जत बचाइए, मैं किसी भांति बाहर नहीं। कुछ बोलोगे भी या गिड़गिड़ा जाओगे? कुछ मालूम भी तो हो, आखिर मामला क्या है? ये देखिए सरकार। उसने एक पुर्जा धीरे से मुंशी जी के सामने बढ़ा दिया। पुर्जा देखते ही मुंशी जी उछल पड़े। उन्होंने थानेदार साहब की ओर देखकर कहा, देखिए हुजूर, ये मामला टेढ़ा मालूम होता है। रिवॉल्यूशनरी पार्टी का पुर्जा है। लाला से 5,000 रुपये तलब किए हैं। दारोगा साहब ऐसे चमके मानो बिजली घूम गई हो। उन्होंने हुक्के की नाल एक ओर सरकाकर पुर्जे के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, देखें देखें। पुर्जा पाकर वे गौर से पढ़ गए। उन्होंने मूंछों पर ताव दिया, होठ काटे, फिर धीरे धीरे कहा, यह काम भी उन्हीं शैतानों का है जिनकी बाबत खबरदार रहने को साहब ने लिखा है। इसके बाद वे लाला से धड़ाधड़ सवाल करने लगे। दारोगा जी की सरगर्मी देख लाला जी को तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे घर में 5 रुपए भी नहीं, 5,000 कहाँ से दूंगा? और ये तो धींगा मुश्ती हुई। सरकार की अमलदारी में ऐसा अंधेर। हुजूर माई बाप है। दारोगा जी कुर्सी से उठकर टहलने लगे। वे बीच बीच में जमीन पर पैर पटकते और होंठ काटते जाते थे। कभी कभी एक आध शब्द उनके मुंह से भी निकल जाता था। अंत में उन्होंने मुंशी को रिपोर्ट लिखने का हुक्म दिया। फिर लाला से बोले, तो अगर तुम लिखे ठिकाने पर 5,000 रुपया न पहुंचाओगे तो वे घर में डाका डालेंगे क्यों? जी हाँ हुजूर, पुर्जे में तो यही लिखा है। ठीक 9 बजे रात को? जी हाँ सरकार। अच्छी बात है, देख लिया जाएगा। तुम किसी से गांव में जिक्र न करना, वरना वे भाग जाएंगे या आएंगे ही नहीं। मैं एक बारगी ही इन बदमाशों को गिरफ्तार किया चाहता हूं, समझे? तुम बेखटके घर जाकर बैठो, हम ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। हुजूर मैं कहीं का न रहूंगा।
गरीब बनिया हूं, सरकार मेरी जान माल। घबरा मत बूढ़े, दारोगा जी ने डांट कर कहा। जा, सब ठीक हो जाएगा। लाला ने दक्षिणा निकाली, दीवान जी की गद्दी के नीचे सरका दी और कहा, मैं किसी लायक तो नहीं, पर जो बन पड़ेगा खिदमत से बाहर नहीं। बेफिक्र रहो लाला, मुंशी ने हंसती हुई आंखों से दारोगा जी को घूरते हुए कहा। लाला चला गया। दारोगा जी ने पूछा, क्यों, आसामी कैसा है? लखपति है हुजूर, आसपास के गांव में लेन देन करता है, मगर है मनहूस मक्खी चूस। आज चंडूल फंसा है। अच्छा, देखें तो कितने की बोहनी हुई। ये देखिए हुजूर। मुंशी ने 100 रुपये का नोट गद्दी के नीचे से निकालकर दारोगा जी के सामने पेश कर दिया। दारोगा जी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। कमालुद्दीन, तुम पुराने तजुर्बेकार हो, तुम किस किस को ले चलना चाहते हो? तुम्हें तो चलना ही होगा। आखिर आप करना क्या चाहते हैं हुजूर? इसके क्या मानी, डाकुओं को गिरफ्तार करेंगे। हुजूर, इस ख्याल में न रहना, वे मामूली डाकू नहीं है। तुम्हारी राय में वे जिन्न हैं। जिन्न हैं या फरिश्ते ये तो खुदा जाने, मगर देवी सिंह आवाज पर गोली सर करता है, उसकी गोली खाली जाना जानती ही नहीं। और हम यूं ही गाबदू हैं मियाँ, क्या बुजदिलों की जैसी बातें करते हो। कांस्टेबली करते उम्र गुजार दी, मालूम होता है बुढ़ापे में तुम्हारी अक्ल को मोर्चा लग गया है। इसके बाद उन्होंने कमालुद्दीन की तरफ से मुंह फेर कर दूसरे एक जवान कांस्टेबल से कहा, तुम कहो रामदीन, क्या कहते हो? हम सरकार के साथ सिर कटाने को तैयार हैं। जौन आप हुक्म दें वह करें, सरकार का नमक खात है। शाबाश, तुम्हें साथ रहना होगा। और किसे तुम पसंद करते हो? सरकार, गुलाम अहमद और गोपाल पांडे भी अच्छे बांके जवान हैं, इन्हें भी ले लेना चाहिए। कमालुद्दीन ने बीच ही में रोककर कहा, हुजूर, अब बीच में बोलना ही पड़ा। हुजूर ही की तरह ये लोग भी नए रंगरूट है। अभी कवायदें की हैं, मुहिम नहीं देखी। सिर्फ पेशाब करने वालों की दफा 34 में चालान किए हैं। ये वहां से मुंह की खाकर आवेंगे। दारोगा जी ने क्रुद्ध होकर कहा, कमालुद्दीन, तुम बहुत मुंहजोर हो गए हो। मुझे साहब के पास तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। तुम्हारी राय में तुम्हारे सिवा और किसी के सिर में दिमाग ही नहीं है। शह पाकर रामदीन बोला, हुजूर, कमालुद्दीन तो दरोगा होने लायक है, बेचारे को कांस्टेबल बना रखा है। हुजूर सिफारिश कर दें तो अच्छा। कमालुद्दीन वहां से खिसक गया और दारोगा जी ने अपनी पसंद के 8 मजबूत सिपाही चुनकर उन्हें चाक चौबंद रहने, गोली बारूद बंदूक किरच ठीक रखने का हुक्म दे दिया। गांव कोई 5-6 कोस पर था। पार्टी ने तीसरे पहर ही कूच कर दिया। रास्ते भर दारोगा जी अपने दिली हौसले बयान करते जा रहे थे। भांति भांति की तजवीजें सोची जा रही थीं। इरादा पक्का ये था कि एक भी डाकू बचने न पाए, सब गिरफ्तार कर लिए जाएं। सब अपनी अपनी कह रहे थे, सिर्फ कमालुद्दीन चुप था। वो चुपचाप कुछ सोचता हुआ चल रहा था। गांव के कुछ फासले पर एक नाला था, उस पर एक पुराना पुल था। नाला सूखा था, ये सदर सड़क से जरा हटकर था। इसके पास ही 3-4 बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पहुंचते ही कमालुद्दीन रुक गया। उसने चारों तरफ देखा और कहा, दारोगा जी, यही जगह ठीक है। यहीं हम लोगों को ठहर कर देखना चाहिए कि क्या होता है। ये क्यों, मैं तो मौके पर रहूंगा। हुजूर, आपके बाल बच्चे हैं, आप नौजवान हैं। नौकरी में पेट भरने जितनी तनख्वाह मिलती है, जान देने जितनी नहीं। आप पहली बार मुहिम पर आए हैं, वे लोग पक्के खिलाड़ी हैं। आप मतलब से मतलब रखिए, वरना यहां से जीता जागता लौटना मुश्किल है। संध्या हो रही थी। दारोगा जी और कांस्टेबल सभी ने कमालुद्दीन की बात सुनी। सब सन्न हो गए। दारोगा जी का धीरज भी भागने लगा और जोश भी ठंडा पड़ गया। उन्होंने सोचा, चिड़िया का शिकार करना और डाकू से लड़ना एक ही बात नहीं है। उन्होंने कहा, तब तुम्हारी क्या राय है? यहीं चुपचाप बैठिए। इसके बाद वे लोग शर्तियां यहीं से होकर गुजरेंगे। आप पेड़ पर चढ़ जाइए और जो कुछ नजर आए देखते रहिए। हम लोग पुलिया में छिपे बैठे रहेंगे। इससे फायदा, कार सरकार भी होगा और जान जोखिम भी ना होगी। मगर कमालुद्दीन, वे लोग शायद आएंगे ही नहीं। हुजूर, वे जरूर आएंगे। इस मनहूस बनिए को लूटेंगे भी और हम लोग कुछ न कर सकेंगे। दारोगा जी वहीं बैठ गए। डाकू पकड़ने का उत्साह अब बहुत कम रह गया था। उन्हें सलामती से वापस जाने ही में भलाई दिखती थी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, ये वारदातें तो रोज के धंधे हैं। क्या हम लोगों के सिर गाजर मूली है कि उन्हें हथेली पर लिए फिरे? हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दारोगा जी ने सिपाहियों से कहा, क्यों भाइयों, तुम्हारी क्या राय है?
हुजूर, कमालुद्दीन ठीक कहता है। यहां जान किसे भारू है। हाँ, जाब्ते की कार्रवाई होनी चाहिए। दारोगा जी ने घबरा कर कहा, जाब्ते की कार्रवाई किस तरह होगी कमालुद्दीन? वो सब मैं अर्ज करूंगा, आप देखते रहिए। वो तरकीब काम में लाऊं कि सांप मरे और लाठी भी न टूटे। तब तो हम लोग यहीं से फेर करेंगे। खुदा के लिए ऐसा न करना हुजूर, इससे डाकुओं का कुछ न होगा, हमारी कमबख्ती आ जावेगी। अंधेरा बहुत हो गया था। एकाएक घोड़ों की टाप की ध्वनि सुनाई दी। कमालुद्दीन ने कहा, हुजूर, वे लोग आ रहे हैं, खबरदार रहिए। आप पेड़ पर चढ़ जाइए, हम लोग इस पुलिया में घुसे बैठते हैं। कमालुद्दीन और उसके साथी बिना विलंब किए पुलिया में घुस बैठे। घोड़ों की टाप निकट सुनाई दे रही थी। दारोगा जी अकेले पेड़ के पास खड़े थे। एक साइकिल सर्रे से निकल गई और क्षण भर में ही सीटी की आवाज सुनाई दी। दारोगा जी को पसीना आ गया। उन्होंने दबी जबान से कहा, कमालुद्दीन, मेरे जूते का फीता खोलो। फीता? मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, जल्दी। हुजूर, खड़े मत रहिए, लेट जाइए। जल्दी पेड़ पर चढ़िए। एक साइकिल और सर्रे से निकल गई और सीटी की आवाज गूंज गई। दारोगा जी के शरीर से पनाला बह निकला। वे लेट कर खिसकते खिसकते नाले के मुंह पर आए और बोले, कमालुद्दीन, मुझे भी यहीं छिपा। ओह साला, जूते का तस्मा खुला ही नहीं। कमालुद्दीन ने चुपचाप उनका मुंह भींच लिया। सवार पुल पर होकर गुजर रहे थे। एक आदमी पुलिया पर खड़ा रह गया। कमालुद्दीन ने संकेत से दारोगा जी से कहा, उसे अगर गिरफ्तार किया जाए तो बहुत मतलब हल हो सकता है। चुप रहो, साले के हाथ में 6 नला पिस्तौल है, दारोगा जी ने कांपते स्वर में कहा। और वे लोग दम रोककर मुर्दों से बाजी लगाकर पड़ गए। नायक छत पर खड़ा था। उसके एक हाथ में सर्च लाइट और दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर था। 2 और रिवॉल्वर उसकी जेबों में थे। वो प्रत्येक डाकू की गतिविधि का निरीक्षण कर रहा था और साहसिक शब्दों में अंग्रेजी में प्रत्येक को आज्ञा दे रहा था। द्वार पर 2 डाकू बंदूक ऊंची किए मुस्तैद खड़े थे। गृहपति और गृहिणी बीच आंगन में चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उनके सिर पर पिस्तौल ताने एक डाकू खड़ा था। डाकू घर में से माल ला लाकर गट्ठर बांध बांध कर आंगन में ढेर कर रहे थे। सब काम चुपचाप हो रहा था। बीच बीच में बाहर के प्रहरियों की सांकेतिक सीटी, नायक की अस्फुटाज्ञा और सांप की भांति लहराती उज्ज्वल सर्च लाइट की रोशनी, बस इसी का अस्तित्व था। रात खूब अंधेरी थी। घर के एक कोने से किसी बालिका की चीत्कार की ध्वनि आई और बंद हो गई। नायक ने सांकेतिक भाषा में पूछा, क्या है? और उसे कुछ भी उत्तर न मिला। वो एकदम आंगन में कूद पड़ा। गृहपति से पूछा, ये चिल्लाया कौन? गृहिणी ने मर्माहत भाषा में कहा, मेरी लड़की, वो अपने कमरे में छिपी थी। तुम लोगों के डर से हमने उसे छिपा दिया था। कोई पापी उसे सता रहा है तुम्हें भगवान का भी भय नहीं। गृहिणी ने हृदय विदीर्ण करने वाली हाय की। नायक बिजली की भांति लपक कर वहां पहुंचा। देखा, एक किशोरी बालिका धरती पर बदहवास पड़ी है। उसके मुंह में कपड़ा ठुसा है और वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं। एक डाकू उसके साथ पाशविक कर्म किया चाहता है। बालिका इस अवस्था में भी छटपटा रही है। डाकू के सावधान होने से प्रथम ही नायक की गोली ने उसकी खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बालिका के मुंह से वस्त्र खोला और सहारा देकर खड़ा किया। गोली चलने और एक आदमी की खोपड़ी चूर चूर होने तथा अपने ऊपर भयानक आक्रमण होने से बालिका विमूढ़ हो रही थी। वो थरथर कांप रही थी और उसकी दृष्टि जमीन पर झुकी थी। वो रो भी न सकती थी। नायक ने धीरे से घुटने के बल बैठकर करुण कोमल स्वर में कहा, बहन, इस पतित पापी को क्षमा कर दो। ये दुष्ट अब तो पूरा दंड पा चुका। बालिका ने साहस करके नायक की ओर देखा। वो कुछ देर स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती रही। अभी भी नायक के हाथ में पिस्तौल थी। नायक घुटने के बल सिर झुकाए खड़ा बहन क्षमा शब्द बार बार कह रहा था। बालिका साहसपूर्ण नायक के पास आई और उसका नकाब पकड़कर खींच लिया। तब तंगार के समान नायक का मुख, नाम मात्र की रेखा के समान उसकी मूछें और आंसू से छलछलाती हुई बड़ी बड़ी आंखें, अनुनय के लिए फड़फड़ाते हुए होंठ, ये देखकर बालिका स्तंभित रह गई। उसने रोना चाहा पर रो न सकी, क्रोध करना चाहा पर क्रोध भी न कर सकी। उसने नायक की ओर से मुंह फेर लिया। नायक धरती में लेट गया। उसने बालिका के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया। बालिका का भय बहुत कुछ दूर हो गया था। उसने कुछ क्रुद्ध और कुछ दुख भरे स्वर में कहा, ऐसे भले हो तो ये काम क्यों करते हो? बालिका के होंठ कांपने लगे। युवक ने कहा, बहन,
ये सब इस अभागे देश के लिए, जिसके लिए हमने प्राण और शरीर दे दिया है। इस धन का खरीदा हुआ अन्न का एक दाना भी हमारे लिए गौमांस के समान है। हम निरुपाय होकर ही ये सब करते हैं। फिर इसे क्यों मार डाला? इस पापी का अपराध इससे भी अधिक था। ये दंड पाकर भी ये अभी पाप से उन्मुक्त नहीं हुआ जब तक तुम क्षमा न करो। इसने हमारे दल को छिन्न भिन्न कर दिया। पृथ्वी भर की स्त्रियां हमारी बहनें हैं। ये तो हमारा व्रत है। युवक नायक का सुंदर मुख लाल हो गया। उसके चारों ओर उज्ज्वल आभा फैल गई। उसने टपाटप आंसू गिराते हुए कहा, बहन, इस पापी को क्षमा कर दो, वरना मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। उसने पिस्तौल उठाकर अपने सिर में लगा ली। बालिका दौड़ी। उसने पिस्तौल युवक से छीन ली। फिर क्षण भर चुप खड़ी रही। इसके बाद उसने भर्राए स्वर में कहा, खड़े हो जाओ, जमीन में क्यों पड़े हो? युवक ने कहा, मेरे साथी को जब तक तुम क्षमा न करोगी खड़ा न होऊंगा। या तो क्षमा करो या मुझे गोली मारो। पिस्तौल तुम्हारे हाथ में, उसमें अभी 4 गोलियां हैं। निशाना साधने की जरूरत नहीं। मेरी खोपड़ी में लगाकर घोड़ा दबा दो। युवक नायक की आंखें सूख गई। उसके स्वर में तीखापन भी था। बालिका आगे बढ़ी। उसने युवक का हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो उठो। तब क्षमा किया। बालिका रोने लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गई। युवक ने उसका आंचल आंखों से लगाया और कहा, बहन, अपने भाई को कुछ आज्ञा करो। बालिका चुप रही। युवक ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो हम ये धन नहीं ले जाएंगे। कहो क्या कहती? बालिका कुछ न बोली। युवक कुछ देर बालिका की ओर देखता रहा, फिर वहां से तेजी से बाहर आ गया। बाहर लूट का सामान इकट्ठा था। सब डाकू चुपचाप नायक की प्रतीक्षा में खड़े थे। नायक ने अधिकार संपन्न स्वर में कहा, यहां से एक पाई भी नहीं ले जाई जाएगी। तुम लोग बाहर चले जाओ। वहां उस कमरे में तुम्हारे साथी का शव पड़ा है, उसे भी ले जाना होगा। शव को लेकर डाकू लौटने लगे। सबके पीछे नायक नीचा सिर किए जा रहा था। पीछे से किसी ने मृदु स्वर से पुकारा, ठहरो। युवक ने रुक कर देखा, बालिका है। वो लौटकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या कहती हो? लौटे क्यों जा रहे हो? ये हमारी मर्जी है। ये सब ले क्यों नहीं जाते? ये भी हमारी मर्जी है। क्या नाराज हो गए? बालिका रो उठी। नायक की आंखें भीग गईं। उसने कहा, तुम्हारा क्रोध भाई के ऊपर से नहीं गया? उस भाई के ऊपर से जिसने जीवन और मृत्यु तक साथ देने वाले साथी को पागल कुत्ते की भांति मार डाला, सिर्फ बहन का अपमान करने के कारण, और जिसने उस पाप को अपने हृदय पर ग्रहण कर क्षमा मांगी। तुम लोग हमारी अज्ञात बहनें हो, जो उन साहसी भाइयों के दुख को नहीं जानती हो, जिनके हृदय धाएं धाएं जल रहे हैं और जिन्होंने जवानी की सारी वासनाएं त्याग कर संन्यास ले लिया है, जो फांसी की रस्सियां गले में डाले मृत्यु को ढूंढते फिरते हैं, जिन्होंने मृत्यु को वरा है और जिनसे अपनी लाखों बहनों का नंगा भूखा रहना नहीं देखा जाता। तुम लोग उनसे सहानुभूति तक नहीं रख सकते। तुम्हारे छोटे से घर की चारदीवारी ही तुम्हारी जीवन और अस्तित्व का केंद्र है। तुम भारत की अयोग्य पुत्रियां हो। जब तक तुम स्वार्थ और अज्ञान के गड्ढे में हो, देश की करोड़ों बहनों की गुलामी नहीं दूर हो सकती। सतर्क स्वर में युवक ने इतनी बातें कहीं। बालिका रो रही थी। उसने धीरे धीरे आकर युवक का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं हाथ जोड़ती हूं, इसे तुम ले जाओ। तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तुम्हारा दिल दुखेगा। तुम न ले जाओगे तो मैं जान खो दूंगी। युवक नायक ने साथियों को संकेत किया। वे रुक गए। वो गृहपति के पास जाकर बोला, क्या आपके पास और धन संपत्ति है? अब कुछ नहीं है। इसमें से जितना चाहो रख लो। गृहिणी प्रभावित हो रही थी। उसने एक भारी सा सोने का जेवर उठाकर कहा, वैशाख में तुम्हारी बहन की शादी करनी है, उसके लिए ये काफी है। मेरे पुत्रों, जाओ, ये सब तुम ले जाओ। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। युवक ने गृहिणी के पैर छुए। साथियों ने गट्ठर उठाए और चल दिए। बालिका युवक के पीछे जा रही थी। जब उसने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा, उसने पुकारा, भाई। युवक हर्षातिरेक से विवल होकर लौटा। कहो बहन, क्या कहती हो? तुम्हें आना पड़ेगा, बालिका ने मंद मुस्कान से कहा। उस अभेद अंधकार में मुस्कान को देख तो न सका, पर अनुभव करके बोला, आऊंगा बहन।
नाम तो बताओ। देवी सिंह। अच्छा, वैशाख कृष्णा तेरस। याद रहेगा? बालिका ने फिर पूछा। अवश्य, यदि स्वाधीन रहा तो आऊंगा जरूर। आना ही पड़ेगा। आऊंगा बहन। नायक हंस पड़ा, फिर रो पड़ा। उसने बालिका के पैर छुए और मंडली सहित अंधकार में डूब गया। दारोगा जी, अब आप निकल आइए, वे लोग चले गए। भाई, अच्छी तरह देखभाल लो, बेखटके निकल आइए। दारोगा जी ने निकलकर वर्दी झाड़ी और जूते के फीते कसते हुए बोले, इन सारे जूतों ने आज मरवाया था। कमालुद्दीन ने कहा, खैर, अब जाब्ते की कार्रवाई करनी चाहिए। जाब्ते की कार्रवाई कैसी? 2 सिपाहियों को गांव के पूरब की ओर जाकर फायर करने को कहिए। 2 सिपाही पीछे से हवा में फायर करें। आप यहीं से तमंचा दागना शुरू कर दें। वर्दी फाड़ डालिए और सिपाहियों की वर्दियां भी चिथड़ा कर डालिए। इसके क्या माने? आखिर डाकुओं से मुठभेड़ भी क्या मामूली हुई? दारोगा जी इस भाई की घड़ी में भी हंस पड़े। उन्होंने कहा, उस्ताद, तुम्हारी अक्ल को हम मान गए। उन्होंने पिस्तौल ऊंचा करके 4-5 फायर कर दिए। कमालुद्दीन ने माता दीन की पीठ पर हाथ मारकर कहा, देखते क्या हो, पूरब की ओर ही दौड़ जाओ। हाँ, वर्दी को फाड़ दो और 2-4 हवा में फायर कर दो। थोड़ी देर में बंदूकों और पिस्तौलों की आवाज सुनकर गांव भर में हलचल मच गई। दारोगा जी वर्दी फाड़े, नंगे सिर, कीचड़ में सने हुए दल बल सहित लाला के घर पर आ धमके। साथ ही गांव के हजारों आदमी थे। लाला नीचा सिर किए बाहर आए। दारोगा जी पलंग पर बैठ गए और बोले, रिपोर्ट लिखाओ लाला, आज जान हथेली पर करके डाकुओं का मुकाबला किया। कहो, क्या क्या गया, क्या क्या रहा? लाला जी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, आपकी दया से डाकू भाग गए, वे कुछ भी न ले जा सके। दारोगा जी की बाँछें खिल गईं, परंतु कमालुद्दीन चक्कर में थे। उन्होंने संकेत से दारोगा जी से कहा, यहां तो कुछ दाल में काला नजर आता है। ये क्या? ये नामुमकिन है कि डाकू बिना कुछ लिए भाग गए हों। हाँ, ये तो साफ है। फिर लाला ऐसा क्यों कहता है? यही तो पूछना चाहिए। दारोगा जी ने डपट कर कहा, ठीक रिपोर्ट लिखाओ जी। कमालुद्दीन, ले जाओ, जरा लाला के होश ठीक कर दो, यहां ये घबरा रहे हैं। कमालुद्दीन लाला को एक तरफ ले गया। कुछ क्षण में बातचीत समाप्त हो गई। मुनासिब रिपोर्ट लिखकर दारोगा जी दलबल सहित वहीं सो रहे। सुबह उनके लिए पूरियां तली गईं। खूब डटकर मुट्ठी गर्म करके दारोगा जी ने थाने की राह ली। रोजनामचे में लिखा गया, खादिम खुद मौके पर चंद बहादुर सिपाहियों को लेकर पहुंचा। डाकू 40 के करीब थे, सब हथियार बंद। रात भर गोली चलती रही, यहां तक कि मेरी और सिपाहियों की वर्दियां भी फट गईं और चोट भी आई। मगर चूंकि डाकू बहुत ज्यादा थे और सब हथियारों से लैस थे, वे भाग गए, मगर डाका न पड़ सका और एक पाई का माल भी नहीं लूटा गया। कहना नहीं होगा कि दारोगा जी की कारसाजी की खूब तारीफें की गईं। वैशाख कृष्णा तेरस थी। कृष्णा का आज ही विवाह था। घर में धूम थी। बारात आ गई थी। ज्यों ज्यों दिन ढल रहा था, कृष्णा का उद्वेग बढ़ता जाता था। वो प्रतिक्षण देवी सिंह के आने की प्रतीक्षा में थी। संध्या हो गई, दिए जल गए, द्वार पर बाजे बज रहे थे, बारात भोजन कर रही थी, लोग दौड़ धूप कर रहे थे। कृष्णा अब भी उस आगंतुक की प्रतीक्षा में थी। एक दुबला पतला युवक आया और इधर उधर देख घर में घुस गया। उसका वेश साधारण था। उसने गृहपति को पहचान कर कहा, लाला जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। देवी सिंह आज आएगा। लाला को भी उसकी प्रतीक्षा थी। उन्होंने सतर्क दृष्टि से युवक को देखकर कहा, तुम कौन हो? मैं देवी सिंह का संदेश लाया हूं। वे कहाँ है? ये मैं नहीं बता सकता। कृपा कर क्षण भर के लिए कृष्णा बहन से मेरी मुलाकात करा दीजिए। लाला ने चुपचाप उसे गृहिणी के पास पहुंचा दिया। कृष्णा ने उसे देखा और कहा, क्या वे ना आ सकेंगे? नहीं बहन, ये संभव ही ना रहा। उन्होंने क्षमा मांगी है और आशीष दी है। वे हैं कहाँ? बालिका आशंका से पीली पड़ गई। निकट ही, पर देख न सकोगी। क्या कैद हो गए? सब कुछ हो गया बहन। क्या हो गया, खुलासा कहो। नहीं, आज इस समय ये बात कहने योग्य नहीं। युवक ने बड़ी ही कठिनाई से उमड़ते हृदय को रोका। बालिका सूख गई। उसने कहा, तुम्हें कहना होगा। नहीं बहन, ना कह सकूंगा। कहो, कहो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं। वो रोने लगी। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी आज्ञा में टाल नहीं सकता बहन। उन्हें फांसी की सजा हो गई।
बालिका आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। उसके मुंह से बोल न निकला। युवक ने दूसरी ओर मुंह फेर कर कहा, कल प्रातःकाल 5 बजे उन्हें फांसी होगी। आज का मंगल कार्य समाप्त होने के ही लिए उन्होंने 1 सप्ताह की अवधि ली थी। बालिका अब भी मुंह फाड़े खड़ी थी। वो बैंत की भांति कांपने लगी। वो मूर्छित सी हो रही थी। युवक ने गृहिणी की सहायता से उस बिस्तर पर लिटा दिया। उसने कहा, बहन, मैंने समझा था तुम वीर भाई की वीर बहन हो, सब सुनोगी। मुझ में साहस है, पर मैं विवाह नहीं करूंगी मां। नहीं बहन, अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो वे कल हंसते और गीत गाते हुए फांसी पर न जाएंगे। वे विरोध करेंगे और उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। यही उनका निर्णय है। क्या ये ठीक होगा बहन? उनकी आज्ञा क्या है? बालिका ने रोते हुए कहा, तुम्हारा विवाह ठीक ठीक सकुशल समाप्त हुआ है, ये मैं अपनी आंखों से देखूं और समय पर उन्हें सूचना दे दूं। विवाह हो जाएगा, तुम देख लेना। बालिका के चेहरे पर मुर्दानी छा रही थी, पर आंसू न थे। उनका एक और भी संदेश है। वो क्या है? उन्होंने कहा है, अब तुम्हारी जैसी वीर बालाओं को देश के लिए बलिदान होने की जरूरत है। उनसे कहना, मैंने आज से अपने प्राण और शरीर देश के लिए दिए, पर मैं उनका पथ न ग्रहण कर सकूंगी। बहन, प्रत्येक प्रतिभाशाली मस्तिष्क अपने पथ का निर्माता है। एक निवेदन और है। युवक ने बगल से नोटों का एक बंडल निकाला और कहा, कुल 10,000 है। जब तक हम में से एक भी जीवित है, आज से इसी समय प्रतिवर्ष इतनी ही रकम आपको इसी स्थान पर मिलती रहेगी। आप जहां चाहे भी रहें, आज के दिन इस समय यहीं उपस्थित रहें। उसने नोट बालिका के आगे बढ़ाए। बालिका ने कहा, जब तक तुम में से एक भी जीवित है, ये रकम तुम मेरी तरफ से देश के किसी अच्छे काम में लगाते रहो, पर प्रतिज्ञा करो कि भविष्य में ये रकम किसी अनुचित मार्ग द्वारा न प्राप्त की जाएगी और किसी भी हिंसक उपयोग में न लाई जाएगी। आपकी आज्ञा का यथावत पालन होगा और आपको उसकी कैफियत मिल जाएगी। इसके बाद बातचीत बंद हुई। विवाह मंडप में मंगल वाद्य बज रहे थे। पुरोहित उपस्थित थे। बालिका चुपचाप विवाह वेदी पर जा बैठी। विवाह कार्य संपन्न हुआ। युवक उसी रात विदा हो गया। वो जेल के फाटक पर उपस्थित थी। विवाह की हल्दी उसके शरीर पर थी और कंगना हाथ में। लाश उसने ले ली। उसने देर तक उस वीर युवक का तेजपूर्ण मुख देखा। अभी भी शरीर में कुछ गर्मी और चेहरे पर लाली थी। उसने अपने आंचल से उसका मुंह पोंछा, रोली का टीका लगाया, राखी भी बांधी और माथा टेक कर प्रणाम किया। इसके बाद उसने वहीं खड़े होकर मन ही मन कुछ प्रण किया और चल दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी भाई की विदाई, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।